बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियासत में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम दो अहम मामलात पर डिस्कशन करेंगे। एक मामला है जो अदालत से रिपोर्ट हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी बात भी करेंगे, जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा गई। उन्होंने कहा कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हूं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की एक आम शहरी हूं, मेरे कुछ हुकूक हैं, उन हुकूक को सल्ब करने का हक किसी के पास नहीं है। कैरेक्टर असैसिनेशन करने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। आजादी इजहार राय की आड़ में हमला करने वालों को रोकना होगा। ये जो एक बेलगाम सा घोड़ा है सोशल मीडिया, जहां पर कोई भी आता है दिल में जो बात आई कह दी, ये ना सोचा, ये ना समझा, ये ना देखा बात किसके बारे में की जा रही है और क्या की जा रही है, उससे उसकी जिंदगी पर, उसकी फैमिली लाइफ पर क्या असर होगा, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सोचते नहीं है। और इसी मामले को समझते हुए, इदराक करते हुए, सेंसिटिविटी या ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझते हुए, पीका ऑर्डिनेंस जो तरमीम की गई थी, हम उस पर कई प्रोग्राम्स पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब सेक्शन 20 पर खासी बहस भी हो रही है, क्योंकि आज मीशा शफी का जो केस है उसमें भी फैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट से आया है, और उसमें सबसे जो बड़ी बात की गई वो थी कि जो सेक्शन 20 है पीका ऑर्डिनेंस का, वो आईनी है। यानी एक तरफ सेक्शन 20 पर जब बात अटॉर्नी जनरल साहब कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि इस पर भी कुछ बात होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, और उन्होंने इमरान खान साहब से मीटिंग का हवाला भी दिया कि इमरान खान साहब खुद अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इस मामले को जरा देखना चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में लाहौर हाई कोर्ट से ये फैसला आ जाना और उसमें ये रिमार्क्स दिए गए कि सेक्शन 20 आईनी है, क्या उस फैसले को मिसाल बनाकर यहां पे पेश किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अदम एतमाद, तहरीके अदम एतमाद, शोर इसका है, कई रोज से है, क्या होने वाला है। इतनी मुलाकातें जो हो रही हैं, इस्लामाबाद में भी हो रही हैं, लाहौर में भी हो रही हैं, कराची में भी हो रही हैं, यानी बड़े शहर से लेकर शहर इक़्तिदार तक, ये हर तरफ हलचल सी है। मुलाकातों का दिन कह लें या मुलाकातों का हफ्ता कह लें या मुलाकातों का महीना कह लेते हैं इसको। होने क्या वाला है, 23 मार्च से पहले पहले ये हलचल सिमट जाएगी, इसके इशारे भी इमरान खान साहब ने दिए। इमरान खान साहब ने जब गुज़श्ता रोज कराची में कारकुनान से खिताब किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा था कि ये वक्त आए, तहरीक अदम एतमाद ये लेकर आए। बड़े कॉन्फिडेंट हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। तहरीक अदम एतमाद तो वफाक में है, इस्लामाबाद में है, इमरान खान साहब के खिलाफ है, तो ये फोकस पंजाब क्यों, वहां पर बुजदार साहब का नाम क्यों लिया जा रहा है, काफ लीग की इतनी इंपॉर्टेंस पर फिर से बात क्यों हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद भली साहब, खुसूसी राबताकार बराए वज़ीर आला पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सॉरी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मॉर्निंग शो करने वाले के साथ ये हो जाता है। और नसीम सिद्दीकी साहब है, सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन, आपको भी कहेंगे सर वेलकम। सईद साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं और ये बात तरीके अदम एतमाद ही की कर लेते हैं, इसके बाद हम पीका पर भी बात करेंगे, अदालती मामला पर भी बात करेंगे। सर, जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आई है, तो ये मुलाकातों का सिलसिला पंजाब में ज्यादा क्यों हो रहा है, कोई गड़बड़ क्या वहां पर भी एक्सपेक्ट की जा रही है, या कि आप भी उतने ही कॉन्फिडेंट हैं, उतने ही चिल हैं कि सब सेट है? बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करूं कि जैसे इमरान खान साहब ने फरमाया कि कुछ हमारे अंदर से कुछ दोस्त ऐसे कि जिनका दिल चाहता है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो जब ये सारा सिनेरियो पैदा हुआ या अपोजिशन ने ये जो ड्रामा रचाया, मैं तो सिर्फ इसको ड्रामा कहूँगा, ये तरीके अदम एतमाद वाला, तो उन्होंने समझा कि चले अब ये हमारा भी साथ साथ होते हुए कोई काम हो जाए। तो मैं इस पर समझता हूँ कि जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब का इत्मीनान चीफ मिनिस्टर साहब को हासिल है, वही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। आपको जहाँ तक मरकज़ के क्यों बना हुआ है, डेफिनेटली पंजाब एक बड़ा सूबा है, या वहाँ पे अगर सूबाई असेंबली की सीटें हैं तो वहाँ पे कौमी असेंबली भी सीटें हैं, वो इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें, तो मरकज़ तो डेफिनेटली वो पंजाब ने बनना ही बनना है। तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि पंजाब डिफाइन करता है सेंटर को, डेफिनेटली ऐसे ही वो तारीख आपकी बताती है कि जो पंजाब में मजबूत है वही मरकज़ में मजबूत है। और 18वीं तरमीम के बाद जितने इख्तियारात सूबे के पास है, मैं समझता हूँ उतने मरकज़ के पास भी डायरेक्ट इख्तियारात नहीं है, तो इसलिए पंजाब के ऊपर भी हमारा उतना ही फोकस है जितना हमारा मरकज़ के ऊपर फोकस है। हम समझते हैं कि अगर हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में कमजोर होती है तो उसका इम्पैक्ट जो मरकज़ में पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें आप रोज देखते हैं कि पंजाब में इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब दौरे लाहौर, बड़ी अहम मुलाकातें, सीनियर क़यादत भी है, मिनिस्टर से मुलाकात भी है, कोई टास्क भी दिया है इमरान खान साहब ने? सर, टास्किंग तो आपको पता है कि कप्तान ने ज्यादातर टास्किंग अपने हाथ में ले ली है।
खुद जा रहे हैं, खुद कराची गए हैं, खुद क्यू लीग की लीडरशिप से भी मुलाकात हुई है, आज पंजाब में दोबारा गए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ जो तासर दिया जा रहा था कि शायद कुछ हमारे मिनिस्टर्स हैं जो आज नाम आपके सामने आए, साहब बुहारी साहब हैं और डोगर साहब हैं, वो मलक अख्तर साहब हैं, कि ये एक तासर दिया जा रहा है कि ये भी शायद किसी हमारे दीगर जो पार्टी में कोई ग्रुप जाहिर किया जा रहा है उसमें है, तो आज बहुत असर भी जाहिर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें बेहतर हुई हैं। जहाँ तक पंजाब का तल्लुक है कि पंजाब में क्या हो रहा है, तो वो भी जो पार्टी जो मुशावरत के साथ होगा वो अल्टीमेट वो भी मैंडेट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास। बिल्कुल ठीक है। नसीम साहब आपकी तरफ आते हैं, सिचुएशन को कैसा देख रहे हैं वफाक में भी और पंजाब में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि ये सियासत का हुस्न है, जो कुछ भी हो रहा है ये होना चाहिए, ये आईनी हदूद के अंदर रहते हुए ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे अपोजिशन की एक बात ये समझ नहीं आई कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। वो तो पहले ही उनका नो कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो अपोजिशन में है। ये तो कोई मूव अगर उनके साथ जो एलाइज हैं गवर्नमेंट के वो मिल जाते या कोई पीटीआई के अरकान उनके साथ मिल जाते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हुकूमती बेंचों से आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अपोजिशन ने एक कोशिश की है उन्होंने, लेकिन एक इस मौके के ऊपर उन्होंने ये सारी कोशिश की है जब OIC का इजलास होने वाला है, यूक्रेन रशिया की जंग चल रही है, आलमी हालात जो है पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, उसके अलावा कोविड के बाद बदतरीन मुआशी, पहले जो आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस आया या नवाज शरीफ के खिलाफ आया, वो इसलिए आता था कि कहते थे कि वो करप्ट लोग हैं। इमरान खान के ऊपर तो इस किस्म का कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। बाकी जो अगर मईशत की बात करते हैं तो मईशत तो पूरी दुनिया की ख़राब है इस वक्त। तो अपोजिशन ने बहरहाल एक शोर गोगा इस वक्त शुरू किया हुआ है और लाज़मी बात है हुकूमत के पास भी पूरा टाइम है कि वो इसको टैकल करेगी। आपको याद होगा कि 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जब हुकूमत थी और उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इदारे भी उनके साथ थे, IGI एक बहुत मजबूत अपोजिशन थी, लेकिन फिर भी नाकाम हुई थी। तो गवर्नमेंट इस वक्त विन विन पोजीशन में है। अपोजिशन को 172 अरकान जो है वो असेंबली में लाके शो करने हैं। उसमें उनको अभी तक तो मेरे ख्याल से उनको ना तो MQM की हमायत मिल सकी है ना काफ लीग की हमायत मिल सकी है। ये जो मिलना जुलना लगा हुआ है, ये मैंने जैसे कहा सियासत का हुस्न होता है, आप किसी से भी मिल सकते हैं। अब MQM के ऊपर कोई कदगन नहीं है कि अगर वो हुकूमत की हमायती जमात है तो वो किसी और से नहीं मिल सकती। यही लीग काफ लीग के साथ भी है कि मिलना जुलना तो लगा रहता है क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी है, इस मुल्क की पार्टियां हैं, MNAs एक दूसरे को मिलते हैं। जिस तरह MQM के आमिर खान और वसीम अख्तर साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को मिलने गए तो शायद ये तासुर दिया गया कि वो हमारे साथ जो है अदम एतमाद की बात करने आए, जबकि उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि क्योंकि उन्होंने बल्दियाती बिल के ऊपर हमारी हमायत की थी सिंध असेंबली में तो हम उनका शुक्रिया अदा करने आए। इसी तरह काफ लीग से मिलने के लिए जब शहबाज शरीफ साहब गए तो वो इयादत के लिए गए थे, उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। और अभी तक आप देख लें कि किसी भी एलाइज ने या जिस तरह अपोजिशन कहती है कि PTI के लोग हमारे साथ मिल गए, तो किसी भी जिस तरह पंजाब में मामला चल रहा है कोई भी PTI का MNA इस वक्त सामने नहीं आया जिसे आप कह सकें कि वो इमरान खान का बागी है। तो बहरहाल जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अपोजिशन, अपोजिशन को इस वक्त 172 अरकान असेंबली के अंदर पूरे करने हैं, तब जाके उनकी अदब एतमाद कामयाब होगी। और उसका उन्होंने फ़ायदा पंजाब में भी उठाया क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला थोड़े वीक वज़ीर आला थे क्योंकि शुरू से उनके ऊपर अपोजिशन हो या हुकूमती हमायत याफ्ता लोग हो उन्होंने तनकीद की है। और वहाँ पे मेरे ख्याल से तो कुर्बानी का बकरा उनको बनाया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि पार्टी के चेयरमैन भी हैं, अगर वो फैसला करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को बरकरार रखना है और हम मुकाबला करेंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब भी बच जाएंगे। ठीक है, ये तो हम बात तहरीक अदम एतमाद की कर रहे हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन की कर रहे हैं, लेकिन इस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमल शोजब साहिबा पेश हुई और जिस तरह वो वहाँ पर रो पड़ी तो हम उसकी बात भी करते हैं। और इस पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि कमल शोजब ने इजहार आज़ादी राय पर लगे तमाशे को जिस दलेरी और बुर्दबारी से एक्सपोज किया, इस पर इस दलेर मेंबर पार्लियामेंट को सलाम। वो कहते हैं कि हाँ तल्ख हो गई लेकिन किसी के साथ भी ऐसा होगा वो तल्ख तो होगा। इजहार आज़ादी राय और तौहीन में बड़ा फ़र्क है और लोगों को इज्जतों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट मीरशा शफी केस का जो फैसला आया है उसको भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्शन 20 है पीका ऑर्डिनेंस का जो उसका हवाला दिया गया और उसमें कहा गया कि वो आईनी है,
तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो बड़े ही जबरदस्त हैं, उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया है। यानी एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला है जहां पर सेक्शन 20 पर बहस हो रही है, और एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट है जहां सेक्शन 20 को आईनी कहा जा रहा है। तो सेक्शन 20 क्या है, आज हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि कमल शोएब साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं, तो पहले हम उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। कमल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कमल, सबसे पहले मैं जानना ही चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए भी, चूंकि ज़ाहिर है इस केस से मतलब लोग जानते तो हैं, लेकिन आज हम चूंकि इस पर डिस्कशन डिटेल से करने वाले हैं, तो जरा बैकग्राउंड पे पहले बात कर लेते हैं। मामला क्या था, कब रिपोर्ट हुआ, किस तरह कोर्ट में ये मामला गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या हुई, उसके बाद ये मामला अभी तक पेंडिंग क्यों है, प्लीज थोड़ा सा कमल बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये केस तकरीबन 1-1.5 साल पहले रिपोर्ट हुआ था, जो सो कॉल्ड हमारे पड़ोसियों ने, जब उन्होंने मेरे खिलाफ पूरी डिफेमेशन चलाई, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, तो मेरे हस्बैंड ने FIA में, हमने पुलिस में रिपोर्ट की। उन्होंने जी हमारा ये बनती नहीं है, तो आपका जो रेमेडी है वो FIA में है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, क्योंकि हमारे घर का एड्रेस भी और मेरे खिलाफ जो सारी बातें लगाई गई थी बेबुनियाद और झूठी थी और हर फोरम पे चलाई गई थी। बट एनी उसके बाद वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA के अगेंस्ट, और उसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट मुझे बनाया, हालांकि मैं एप्लीकेंट या मैं उसमें कंप्लेनेंट नहीं थी। फिर वो बात मामला आगे फिर ये हुआ कि हमारा इन्होंने जस्टिस अतर मनल्ला साहब की डायरेक्शन पे कि आप जाके कोर्ट से बाहर मामला सेटल करें। तो हमने उनके साथ रिकनसाइल कर लिया, मामला खत्म हो गया, हमने अपनी चीजें वापस ले ली, कंप्लेंट भी वापस ले ली, केस उन्होंने दी, और वो माफीनामा हमने वहां जमा करा दिया पिछले साल 18 फरवरी को। लेकिन उसके बावजूद वो केस चलता ही जा रहा है और उसमें मेरा नाम भी यूज होता है, और जज साहब ने उस पर मेरे रिमार्क्स भी देते हैं, और मुझे इस तरह से शो किया जाता है कि जैसे मैंने अपने इख्तियारात का कोई इस्तेमाल किया या मैंने बड़ा जुल्म और जबर किया, जबकि उन्होंने कभी वो केस सुना ही नहीं, ना उन्होंने उसकी कभी जो मोडालिटीज है उस पर बात की, ना उन्होंने CDI की कभी रिपोर्ट मांगी, ना रिपोर्टें जमा हुई नहीं है, और वो सब ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था, ये सारा बेबुनियाद झूठा केस था। इस वजह से मैं आज हाजिर हुई थी। पिछली दफा ये एक घटिया जो अपने आप को सहाफी कहता है, रिजवान रजीम, उसने मेरे खिलाफ इतना गलीज किस्म का वीलॉग किया। इससे पहले मतीउल्लाह जान साहब पहुंच गए बड़े चैंपियन बन के, ये लिबरलिज्म के और सहाफत के सारे बड़े चैंपियन हैं, और उनसे जाके बातचीत कर रहे हैं जो पहले ही बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगा रहे थे, और जो खुद राजीनामा लिख के दे के गए थे, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ नीचे सेशन कोर्ट में जो है वो फाइल की हुई थी डिफेमेशन, वो भी मैंने वापस ले ली। तो अब किस बात पे मुझे हरास किया जा रहा है, और अब किस बात पे मेरे खिलाफ और मेरी क्रेडिबिलिटी के खिलाफ जो है वो इस किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है। तो मैं वो पूछने, ठीक है, आप वो पूछने गई थी। अब चूंकि मामला अभी पेंडिंग है, इसका फैसला भी है ना, इसलिए ज्यादा डिस्कस इसको नहीं करते कमल साहब, लेकिन चूंकि ये मामला ऐसा है कि इसकी सेंसिटिविटी है, हम 2 रोज पहले वुमेन मार्च सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने ज़ाहिर है वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, हम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं, और ऐसे वक्त में कि जब ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात हो रही है, एक एम्पावर्ड वुमेन पर इस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन उसकी होना, एट द सेम टाइम कशमार तारिक साहबा के मुझे जुमला याद आ गया, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग का मैसेज करना भी हरासमेंट है। वो ये कहती हैं कि अगर एक खातून को बार बार प्रपोज किया जाए वो भी हरासमेंट आता है, वो कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट हो जाती है। यानी एक तरफ हम इतने सीरियस हैं ऐसे इश्यूज को लेकर, और दूसरी तरफ कैरेक्टर असैसिनेशन आजादी इजहार राय के पीछे कैसे छुप सकती है, ये कितना बड़ा खला है, कितना बड़ा गैप है कमल? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे सियासत को एक नो गो एरिया इसलिए समझा जाता है, और बड़े बरमला लोग कहते हैं कि सियासत में बड़ी गलाजत है। हमने आउट ऑफ ऑल ऑड्स अपनी फैमिली वैल्यूज और अपने अनलाइक जो कन्वेंशनल फैमिलीज में लोग इजाजत ही नहीं देते खवातीन को सियासत में आने की, हमने उन सब से, मैंने खास तौर पे बगावत करके और मैं सियासत में आई, और मेरे आने का मकसद अपने मुल्क के लिए काम करना था, वजीर आज़म इमरान खान साहब के हाथ मजबूत करना था, और एक जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो मिडिल क्लास का तबका है, जो इस सियासत से बिल्कुल दूर रहता है, उसको इंट्रोड्यूस कराना था इसमें, ताकि वो स्टेक जो है वो होल्डर्स बने और वो भी आगे आए। लेकिन हमें अगर ये समझते हैं कि हमारा मुंह इस तरह बंद किया जाएगा कि कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, या हमें इस तरह से हमारा मजाक उड़ाएंगे, तमस्कर उड़ाएंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे और तोहमतें लगाएंगे, और फिर हम, ताकि हमारे पे फैमिली का प्रेशर आए, क्योंकि मेरी भी बड़ी एक्सटेंसिव फैमिली है और मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान है, मेरा 22 साल का बेटा है, तो क्या ये समझते हैं कि इस तरह करेंगे तो ये आइंदा आने के लिए खवातीन बंद हो जाएंगी? और ये बात मैंने आज चीफ जस्टिस साहब से भी पूछी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो पर्दे में इस तरीके से जो ये
ये एक साजिश हो रही है कि ऐसे लोगों को आप तोहमतें लगा लगा के डिस्करेज करें। मुझे बताएं, बुली करने से लोग इतने सब परेशान होते हैं, तो जब आप इस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं या किसी की हरासमेंट मुस्तकिल करते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी को हिट करते हैं, तो वो किस टॉर्चर से गुजरता होगा? वो इस माशरे में लोगों को किस तरह फेस करेगा? वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली के बाकी लोगों को कैसे फेस करेंगे? मुझे ये बताइए। बिल्कुल। ये एक इंतहाई नामुनासिब रवैया, और मैं समझती हूँ कि इसके लिए मैंने तो आवाज बुलंद की है और मैं ये आवाज बुलंद करती रहूंगी। मैं नहीं समझती कि जुबानी कहने से कोई एम्पावरमेंट आती है। एम्पावरमेंट आपके एक्शन से आती है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट से आती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आती है। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट में 10,000 दफा मेरे से जो मर्जी डिसएग्री करे, मैं उसको पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट का जवाब पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट से देती हूँ। मैंने किसी की जात पे या कैरेक्टर असैसिनेशन कर करके या इस तरह के घटिया वीलॉग कर करके लोगों को कभी डिस्करेज नहीं किया, और मैं ये अपने खिलाफ भी नहीं होने दूंगी और किसी और के। बिल्कुल ठीक है कंवल, एक और सवाल करना, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा उसका हवाला भी दे दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला, मीशा शफी केस, और इसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जो फैसला जारी किया वो तहरीरी फैसला 30 सफ़ात पर मुश्तमिल। कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूं, फिर सवाल भी कर लूंगा कि अदालत की राय में पीका एक्ट सेक्शन 20 गैर आइनी नहीं है, आईनी करार दिया गया है। ये आइन आर्टिकल 14 के ऐन मुताबिक है जो इज्जत और वकार को फरोग देता है। आर्टिकल 4 हर शहरी को हक देता है कि कानून के तहत दिए गए तहफ़्फ़ुज़ हासिल करे, और आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं। इसी फैसले में लिखा गया कि पीका एक्ट का सेक्शन 20 आइन के आर्टिकल 25 और 4 के खिलाफ वर्जी नहीं करता। यानी चूंकि ये भी मामला सेक्शन 20 का है जिस पर बहस भी हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला और इसमें सेक्शन 20 को आईनी करार दिया गया है। क्या उस फैसले को मिसाल बना के यहाँ पे अब आपके वकील साहब पेश करेंगे? इस पर बात हुई है? देखिए जी, मेरा तो केस खत्म हुआ था। केस को सिर्फ इसलिए रोका गया है और अनड्यू तरीके से रोका गया ताकि पीका के खिलाफ जो भी बातचीत करनी थी वो सारी उसमें क्लब की गई है। और मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने ये जजमेंट दी है और वो लॉ बन गया है तो मैं जरूर इसको इस्तेमाल भी करूंगी, क्योंकि मेरे खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई वो ये चलाई गई कि FIA को मैंने यूज किया, अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पे ये बात वाजे कर दूं कि मैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी में भी बैठती हूँ, मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की कमेटी में भी बैठती हूँ, मैं डिफेंस कमेटी में भी बैठती हूँ। मेरे साथ जितनी MNAs हैं जो मेरी ऑपोजिशन की पार्टी से, जिसमें मैं नाम ले देती हूँ, रमीना खुर्शीद आलम है, नाज बलोच साहिबा है, और इसके अलावा मेरी अपनी कोलीग्स हैं, उन्होंने बारहा उन फोरम्स पे ये बात उठाई कि उनकी फेसबुक को हैक किया जाता है, उन्हें हरास किया जाता है, उनके दूसरे ट्विटर अकाउंट्स को हैक करके उनको हरास किया जाता है। तो उस पे वहां पे जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि कोई पार्टी की MNA बैठी है, उन्होंने इसलिए कि एक MNA बैठी है और उसकी रिस्पेक्ट जो है वो उसका एक इस्तेहकाक है, उन्होंने वहां पे ऑर्डर्स दिए और वो उस तरह के सारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे उनको खत्म करवाया। तो मेरे पे किस बात का तकरार है? मेरे पे एप्लीकेशन भी नहीं दी, एप्लीकेशन मेरे हस्बैंड ने दी। क्या वो उनके भी राइट्स खत्म हो गए हैं कि अगर उनकी फैमिली को एक्सपोज किया जाए, उनकी प्राइवेसी ब्रीच की जाए और उनको जो है वो हरास किया जाए, तो वो मतलब फैमिली के हेड होते हुए वो इसलिए दरखास्त नहीं दे सकते क्योंकि उनकी बीवी MNA है? तो मैं तो इन नॉर्म्स को और इन वाइसेस को समझने से बिल्कुल कासिर थी, और 1.5 साल से ये टॉर्चर बर्दाश्त कर करके और इल्जामात और बहुतान तराशियां के जी इन्होंने पता नहीं कौन सा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर लिया। इसलिए मैं आज अदालत गई थी ताकि मैं अपनी आवाज सुना सकूं और ऑनरेबल जज साहब को बता सकूं कि बगैर केस सुने मेरे पे प्लीज आप इस तरह के कमेंट्स पास ना करें, या तो आप पूरा केस सुनते या फिर आप हमें ये हुक्म ना देते कि हम जाके आउट ऑफ केस जो है कोर्ट सेटलमेंट करें। और अब अगर कर लिया तो फिर आप इस केस को खारिज करें। मेरा नाम क्यों इस्तेमाल करके तो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश। ठीक है कमल, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थी आप और अपना ऑफिस में दे रही थी, ज़ाहिर है आपने सफ़र किया है, दैट इज़ द रीज़न कि ज़ाहिर है आप इस पर गुफ्तगू भी कर रही हैं। हमें प्रोग्राम में बैरिस्टर फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया, माहिर कानून है, चूँकि बात इस वक्त हम पीको ऑर्डिनेंस की भी कर रहे हैं और सेक्शन 20 की भी कर रहे हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। फैसल भाई सबसे पहले मैं चाहता हूँ ज़रा आसान करके बताएं तो सही, व्हाट एग्जैक्टली दैट सेक्शन 20 है, जो तरमीम हुई है इससे क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है? इससे कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो बनाया गया, सेक्शन 20 में उसमें सज़ा 3 साल रखी गई और मौजूदा जो ऑर्डिनेंस है उसको 3 साल से बढ़ा के 5 साल जो है वो कर दिया गया और उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो बना दिया गया, यानी पुलिस जो है वो पर्चा दर्ज करने के बाद इसकी अरेस्ट कर सकती है। पीका ऑर्डिनेंस का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि कोई भी जो नेचुरल पर्सन है उसको अगर उसकी सोशल मीडिया पे जिस तरह से आजकल
एक ट्रेंड है कि जिसको जो मर्ज़ी कह दिया जाता है, तो उसकी प्रिवेंशन करने के लिए जो है, उसकी रोकथाम करने के लिए, लोगों की इज़्ज़त महफूज करने के लिए जो है वो एक पहले से लॉ मौजूद था, तो अब उस हुकूमत ने उसमें जो सज़ा मौजूद थी उसको थोड़ा इन्हेंस किया, सही, शायद डेटरेंस जो है उसको क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो इस चीज़ से बिकॉज़ एक ये नोट किया गया कि जो सिविल हमारे साइड है डेफेमेशन की, वो कॉस्ट्स जो होती हैं यानी जुर्माने जो हैं वो क्योंकि आयद नहीं किए जाते हैं हमारी अदालतों में, ये बहुत ही कम रवाज है। मगरिब में जो है ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट सिस्टम की वजह से मगरिब का जो निज़ाम इंसाफ है वो बेहतर लगता है और वो बेहतर हो गया है, क्योंकि जब लोग झूठ बोलते हैं या झूठा इवन मुकदमा भी करते हैं उसके ऊपर फिर ये सज़ा भी होती है। हमारे यहाँ पे तो कुछ झूठा मुकदमा कर ले किसी के ऊपर भी, मैं आपके साथ शो में बैठा हूँ, कोई भी मुझे बुक कर सकता है, यहाँ पे कोई मौजूद हैं, जितने भी आप लोग मौजूद हैं, कोई भी आपका अपोनेंट उठ के आपको कह सकता है कि जनाब ये फ़लाँ फ़लाँ पे मौजूद है, और एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद या कोई ऐसा इल्ज़ाम लगने के बाद वो धज्जियाँ उड़ जाती हैं, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है, ना कोई उसको रोकने वाला है, ना उसको कोई पूछने वाला है। आज़ादी इज़हार राय की जो आड़ में जो है उसको आप लोगों पे गंद उछालते हैं, लोगों की इज़्ज़तें ख़राब करते हैं, लोगों के घरों तक जाके पहुंच जाते हैं, किसी की माँ बेटी की जो है उनकी तस्वीरें शुरू कर देते हैं, मतलब एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो उसका आगाज़ हो जाता है। तो उसकी रोकथाम के लिए जो है उसको डेटर्स क्रिएट करने के लिए ये किया गया, और इसको फिर जो है आज़ादी इज़हार से जोड़ दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि इसका आज़ादी इज़हार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोगों की इज़्ज़तों को महफूज करना हुकूमतों का, रियासत का फ़र्ज़ होता है। रियासत जो बुनियादी तौर पे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें हर शहरी के जो इज़्ज़त जान माल है, उस आबरू है, उसकी हिफाजत जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई रियासत जो है इस पर काम करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसको जो है बिल्कुल आज़ादी जो है इज़हार राय की आड़ में इस तरह से नहीं दबाना चाहिए। आज़ादी इज़हार राय की बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, किसी तरह से उस पर कदगर नहीं लगनी चाहिए। ये कामराना कदम होता है कि अगर उसको रोका जाए, लेकिन उस पर जो है वो शुतरे बेमहार की तरह उस पर आज़ादी दे देना, मादर पितर आज़ाद कर देना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये आइन और कानून की मंशा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने चूंकि बात आइन और कानून की मंशा नहीं है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह इस फैसले में लिखा, मीशा शफी केस में उन्होंने लिखा कि सेक्शन 20 आईनी है, अब इससे डिफरेंस क्रिएट होगा, बिकॉज यही तो बहस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। डेफिनेटली एक फैसला जो इस के आया है हक में, वो क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई इस तरह से जो है पाबंद तो नहीं करता। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से आ जाए फैसला तो फिर शायद इसका और असर हो, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज़ाद है अपना फैसला करने में। लेकिन कोई हाई कोर्ट जब को राय दे देती है, और राय जो है वो एक जो है वो बुनियादी बड़ी ठोस बुनियादों पे दी गई है, और अली ज़फ़र और मीशा शफी केस जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो डेफेमेशन लॉज हैं और डेफेमेशन प्रोसीडर जो है केसेस हैं, उनकी हिस्ट्री में एक बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। बिकॉज ये केस जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से जो मुद्दई हैं वो इस केस को परसू कर रहे हैं और जिस तरह से उनके वकला कर रहे हैं, उससे एक ये तासुर ज़रूर पेश आया है, और ज़रा लोग मोहतात हुए हैं कि आप किसी के ऊपर बना सबूत बग़ैर किसी एलिगेशन लगाने से पहले आप इसको जो है ज़रा सोचेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये फ़ैसला आएगा तो ज़ाहिर है मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो इसको भी मद्देनज़र रखेगी, और जो इसमें बहस हुई है उसको भी अपने फ़ैसलों में या अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें बिल्कुल ठीक है। और डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कि जब वो फैसला उसको कोर्ट किया जाएगा उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट डेफिनेटली उसको देखेगी, तो इसमें कमल शोजब साहबा के जो वकील हैं उनसे मेरी इस शो से पहले गुफ्तगू, उन्होंने भी कहा कि वो कल ही इसको जो है वो अटैच कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर क्या राय दी है। फैसले में क्या वो राय देने से, क्या उस फैसले में लिखने से अब ये मामला आईनी तस्वुर होता है एट द अमेंडमेंट? हाँ, उसमें तो ये जो देखिए उसमें अब ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उससे एडवर्स कोई फैसला देती है
और उसके हक में लाहौर हाई कोर्ट से फैसला होता है, तो आप फिर समझ लीजिए कि फैज़ाबाद से बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उस पर अमल हो रहा होगा, और इस्लामाबाद में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है फैसला उस पर अमल होगा। इस पर फिर मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बेहतर फैसला दे सकते हैं कि क्या है इसमें। मेरा मतलब है कि देखिए हमारे जजेस जो हैं उन पर बहुत तनकीद की जाती है, वो ना जवाब दे सकते हैं, ना वो ज़ाहिर है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक जो है कोड ऑफ कंडक्ट में वो मुक़य्यद होते हैं, वो सोशल भी कोई मीडिया भी नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह हमारे आर्म फोर्सेस हैं या हमारी सियासतदानों का तो चलो ये बात आप कह सकते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर अखबारों में अपना दिफा भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग इदारों के हैं उनको भी बड़ा सीरियस ये प्रॉब्लम है। मसलन चीफ जस्टिस गुलजार साहब अमेरिका में अपने हमारे साबिक चीफ जस्टिस जो अभी अर्स्ट वाइल चीफ जस्टिस थे, वो यूएस में अपने गालिबन उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनकी तबीयत ख़राब थी तो उनकी तीमारदारी के लिए गए, तो यहाँ पे लोगों ने बाकायदा उनके खिलाफ मुहिम चलाई, बिल्कुल, और कि जी वो जनाब चले गए हैं अमेरिका, वो यहाँ पे रह नहीं सकेंगे, वो ये नहीं हो सकेगा, वो नहीं हो सकेगा। इज़ अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आप मुझे बताइए कि वो अगर वो चले जाएँ सिविल कोर्ट में केस करने, तो उनको बड़ा अच्छी तरह से पता है कि इसका कोई, तो उन्होंने इग्नोर किया। तो ऐसी बातें जो हैं वो बहुत सारी की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनका सिर पैर नहीं होता। तो इस फैसले के आने से कम पंजाब की हद तक तो ये इस वक्त जो पीका लॉ है वो आइनी है, और उसकी सेक्शन 20 जो है उस पर अमल दरामद जो है वो बिल्कुल उसको हाई कोर्ट ने इस पर मोहर जब्त कर दी है कि ये बिल्कुल मुकदमा हो सकता है और FIA का मुकम्मल इख्तियार है। बिल्कुल ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं आप, बिल्कुल ठीक है। नसीम साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत जुमला अदा किया फैसल चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में कैरेक्टर असैसिनेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लेकिन वही बात है कि हम अब एट दिस पॉइंट वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट, उसकी इंप्लीमेंटेशन पर ज़ाहिर मसाइल हैं। देखिए फैसल साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ जो है ना सारी चीज़ें बता दी। हर मुल्क के अंदर कानून बनते हैं, बात ये होती है कि कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसी तरह हो। हमारे मुल्क के लोग बरतानिया जाके वहाँ पे डिफेमेशन केस या लिबल चार्जेस वहाँ पे लगते हैं, और वहाँ से आपने देखा कि लोग जीते भी हैं। जुल्फी बुखारी साहब का आप केस ले लें, उन्होंने वहाँ पे विन किया। हमारे अगर आप जो निजी TV चैनल्स हैं उनके केसेस देखें, वहाँ पे फैसले आ जाते हैं। इस मुल्क में अच्छा पीका का जो कानून है वो तो नवाज शरीफ के दौर में बनना शुरू हुआ था, वो 2016 के अंदर शुरू हुआ था। अनुशा रहमान ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। बात यह है कानून अगर बन रहा है उसमें कोई सुकम हो सकता है, हो सकता है PTI की गवर्नमेंट जो कानून लेके आई है उसमें कोई सुकम हो। उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कितनी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि आए बैठे और हम मिलजुल के ये बनाते हैं। देखें जिस तरह प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया में एडिटर बैठा हुआ होता है, वो हर चीज़ को नोट करता है। उसके अलावा आप देखें दूसरी तंजीमें बनी हुई है वो उसको कंट्रोल करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर आप देखें कि ऑफिस के अंदर यानी कि जो भी TV चैनल है उनके हेड ऑफ द न्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो गेट कीपर्स होते हैं। उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो पैमरा का इदारा मौजूद है। सोशल मीडिया पे आप किसी की भी पगड़ी उछालना शुरू कर दें। बहुत अच्छे YouTube चैनल्स हैं हमारे साफ़ी भाइयों के जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर वहाँ बैठ के कोई किसी की माँ बहन की इज्जत ख़राब करना शुरू कर दे तो उसका तो पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। आप देखें कि औरतों के मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमारी बहन कंवल शौजब ने कहा कि उनके शोहर के दिल में शायद कोई बाल आ गया, इन्होंने उनसे 2 दिन बात नहीं की। तो इस तरह की अगर आप दरारें लोगों के ख़ानदानों में, ये मिडिल क्लास लोग हैं। PTI में आपने देखा कि मुराद सईद है, कंवल शौजब है और बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, मेहनत करके आगे बढ़े, और आप उनके ऊपर सीधा ही गंदगी का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें तो क्या उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है? आज़ादी राय का ये मकसद नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाएं और उसकी बेइज्जती शुरू कर दें। उसकी भी एक लिमिट्स है, लिमिट्स को क्रॉस ना करें। आप साफ़ी का क्या काम होता है, हमारा क्या काम है? हमारा काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इनके पब्लिक को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हम सारा दिन मारे फिरते रहते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, कहीं पे मार खा रहे हैं, और सब चीज़ें करने के बाद हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आवाम को। लेकिन वहाँ पर हम आवाम को गुमराह करना शुरू कर दें, झूठ बोलना शुरू कर दें, तो हमारे पास कौन सा फोरम रह जाता है? एक अदालत ही रह जाती ना। अगर इसके ऊपर कोई कानून बने हुए होंगे तो अदालतों में फैसला होगा, अदालतें
अदालतें फैसला देंगी, जब तक अदालतें सजाएं नहीं देंगे तो उस्मान मिर्जा की तरह के केसेस होते रहेंगे, या आप दूसरा वो जो उसके अलावा एक और नूर मुकद्दम वाला केस था, इस तरह के ये तो अपना मीडिया के ऊपर आ गए, हाईलाइट हो गए तो दुनिया को पता चल गया। इस तरह के 3600 केस रोज़ाना होते हैं, सजाएं होती नहीं है, लोगों के जो है वो जिगरे बड़े हो जाते हैं और वो किसी की भी पगड़ी उछालना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से कानून साजी होनी चाहिए, कानून में सुकम हो सकता है, लेकिन तमाम पार्टियों को मिल के बैठना चाहिए। मुस्लिम लीग मिल के बैठे PTI के साथ, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम पाकिस्तान की पार्टियाँ मिलजुल के बैठे और इस तरह की कानून साजी करें जिससे एक लिमिट हो, कोई किसी की जो है वो माँ बहन की इज्जत को तार तार ना कर सके और उनकी तमाम ज़िंदगी जो है वो तबाह होकर रह जाती है। तो इस पे मेरे ख्याल से सबको मिलके कंसेंसस के साथ जो है वो बात करनी चाहिए, मिलकर बात करनी चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा जुमला सईद साहब, मिलकर बात तो तब करेंगे जब मिलकर बैठेंगे, मिलकर तो बैठते ही नहीं। तरीक़े मेतमाद की बात होती है, बैशिंग होती है, और अब जिस तरह हम आज इस गुफ्तगू में करैक्टर असैसिनेशन को ज़ाहिर है हमने बात की कि करैक्टर असैसिनेशन होती है, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हों, ख़वातीन हों उनकी, तो ऐसे में चूँकि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात तरीक़े एतमाद की थी, मैं वापस उसी डिस्कशन पर आ जाता हूँ। आपने इससे पहले ये तो कहा कि चिल हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, और आपने कहा कि टास्क भी वो खुद ही उनके हाथ में इमरान खान साहब के। लेकिन थोड़ा सा आते हैं हम इत्तेहादी जमातों पर भी, आपके पास क्या इत्तलात हैं? कि जो नसीम साहब ने कहा इत्तेहादी जमातों के पास ज़ाहिर ऑप्शन होते हैं, मिलना मिलाना होता है, उनकी अपनी एक जमात है, अपनी एक सोच है, बट आपके पास इत्तलात क्या है? वो जो जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, इत्तेहादी आपके जहाँ अपोजिशन के पास रहे हैं, वहाँ से कोई ऑफर मिल रही है उन्हें तो जा रहे हैं या प्रेशर बढ़ा रहे हैं? आपके क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले मैं पीका के सेक्शन 20 को थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा। फैसल चौधरी साहब ने बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर बात की, जो कानूनी लिहाज से हमारी रानमई की। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं और कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त भी शायद उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आज आपने इस मुल्क की एक सियासी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी होगी। जिस अंदाज से उन्होंने खतून अव्वल के मतलब जो अपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो क्या कोई कानून इस बारे में नहीं होना चाहिए कि आप मीडिया को या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए खतून अव्वल के मतलब या किसी भी माँ बहन के मतलब एक आपका उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें, करप्शन के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें? भाई बात करें, जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने बताया कि तनकीद में और तौहीन में एक वाज़ेह फ़र्क है और वो फ़र्क होना चाहिए। तनकीद करें, लेकिन एक खतून अव्वल साहब को लेके मैं कि जो लोग चलें कोई सियासत में कोई ख़वातीन है या एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उनके मतलब तो आप कोई बात कर लें, लेकिन जो पर्दा नशीन खतून है, जो घर की हद तक है, आप बग़ैर किसी सबूत के ऊपर उनके मतलब ये इस तरह की बात कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि इन जैसे लोगों के लिए ये पीका एक्ट जो है सेक्शन 20 हमने क्या किया है? हमने सेक्शन 20 को या पीका ऑर्डिनेंस को सिर्फ मौसर किया है, फाल करने की कोशिश की है कि ऐसा कानून हो जो आम शहरी जिसके मतलब उसकी माँ बहन की इज़्ज़त भी महफूज ना हो, उसकी ज़ात महफूज ना हो। देखिए सियासत हम भी करते हैं, सारे लोग करते हैं, सियासत हम तमाम लोग करते हैं इज़्ज़त के लिए। हरगज़ ये बात नहीं है कि जो सियासतदान होगा वो उसका अपनी घर भी महफूज नहीं होगा। तो मैं ये इस पे अपना जो तासरात बयान करना चाह रहा था और इनकी आज की जो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शदीद अल्फाज में मैं जो है इसमें कंडेम करना चाह रहा था। और जहाँ तक कंवल शोजब साहब का जो सारा केस है, तो जिस तरह उन्होंने बहादुरी से अपने केस को, अपने मौक़िफ़ को देखे, हमारे मुआशरे में तो ज़्यादातर खवातीन घर में खामोश करा दिया जाता है, खामोश करा दिया जाता है। वो या वो समझती हैं कि हम अगर निकलेंगे तो लोग कई तरह की बातें करेंगे, तो वो डर। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस कौम की बेटियों की उन्होंने नुमाइंदगी करते हुए अपने मुकदमा को आगे ले जाकर पेश किया, तो मैं समझता हूँ कि वो सैल्यूट के हकदार हैं और हमारे साहब की हमदर्दियाँ और जज्बात उनके साथ हैं। जहाँ तक आपने बात की अदम एतमाद की, इत्तेहादियों की बात की, तो देखिए ये सियासत है। जिस तरह इमरान खान साहब आप देखें सबके साथ मिल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं, इवन के हमारे दूसरे मिनिस्टर्स और पार्टी लीडरशिप मिल रही है,
इत्तेहादियों को हक पहुंचता है वो भी उनके साथ भी मुलाकात। देखिए हमने सियासत करनी है। वैसे आप लोग पूछते हैं जब वो मुलाकात करके आते हैं अपोजिशन रहनुमा से कि क्या बात हुई है? देखिए जी वो खान साहब कहते हैं कि उनके वालों को तो 20-20 करोड़ की ऑफर हुई है, वो कहते हैं ले भी लो, पनागा बना देंगे। देखें आपके आपने देखा ही है, मुख्तलिफ खबरें चलती हैं टीवी के ऊपर। कभी कहते हैं किसी को हम इसको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कभी कहते हैं कि उसको हम ये हिस्सा दे देंगे। आज जो एक टीवी चैनल पे मैं खबर देख रहा था कि शायद वो आपस में वो मिल के सोच रहे हैं कि हम इसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लेके आएंगे तो देन वो मौलाना फजल रहमान साहब सदर होंगे या जरदारी साहब सदर होंगे। ये आपस में बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं, लेकिन वो बिल्ली के हाथ में वो चीचड़ वाली बात है, इनमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हाथ की हद तक है और आपस में गोल करने की कोशिश करें। हम समझते हैं कि इनकी ये जो ओछे हथकंडे हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिक जो इनकी मूवमेंट्स हैं, इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ठीक है नसीम साहब, अगर चीज़ें इसी तरह स्मूथली सेल हो जाती हैं और मामलात वैसे ही हो जाते हैं जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, जैसे पंजाब हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है, इमरान खान साहब भी ज़्यादा मजबूत होंगे और बुज़दार साहब भी ज़्यादा मजबूत होंगे? बिकॉज आपने कहा कि बुज़दार साहब थोड़े कमज़ोर साबित हुए शुरू में। देखिए जिस तरह इन्होंने वो बिल्ली वाली बात की ना, तो मुझे एक और मिसाल याद आ गई कि एक शख्स था, उसने सर के ऊपर अंडों वाला टोकरा रखा हुआ था और चलता चला जा रहा था, सोच रहा था इसमें से मुर्गियाँ निकलेंगी, मुर्गी बेच के मैं बकरियाँ ले लूँगा, बकरियों के बाद मैं भैंसें ले लूँगा और मैं बड़ा अमीर हो जाऊँगा। और साथ ही ठोकर लगती है, वो टोकरा गिरता है और जो अंडे थे वो भी टूट जाते हैं। तो बात यह कि अपोजिशन ने ये बहुत बड़ा स्टेप तो ले लिया है, लेकिन देखें कि मौका नहीं था इस किस्म का स्टेप लेने का। OIC की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, दुनिया से दूसरे वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की नज़रें हैं, यूक्रेन रूस का मामला चल रहा है। पाकिस्तान की मईशत क्या ठीक चल रही है? अगर कुछ ख़राब भी है तो दुनिया की मईशत ख़राब है। आपने देखा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो है वो भी यही बात की है कि इस वक्त मईशत पूरी दुनिया में बहुत ख़राब है। तो बात यह कि आप इस वक्त इस तरह की तहरीक लेके आए हैं जिसमें नाकामी के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 172 कैंडिडेट आपने पूरे करने हैं और अगर आप वो पूरे नहीं कर सके तो इमरान खान साहब और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और आगे बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, उसमें इस बात का PTI को फ़ायदा होगा। अगले साल जनरल इलेक्शन होने, और पंजाब में भी यही है कि बुज़दार साहब, आपने देखा कि कुछ लोग जो अलग से मीटिंग्स करते रहे, उन MPs ने भी कह दिया कि नहीं, हमारा एतमाद बुज़दार साहब के ऊपर है। कुछ MPs ने कहा कि हमें इख्तलाफ तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन चूँकि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन है और हमें उनकी हर फैसला कबूल है, और अगर वहाँ पे भी विन विन पोजीशन में चले जाते हैं और बुज़दार साहब को भी ये तब्दील ना करा सके तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी। क्योंकि PDM का जो सारा पहले वाला आपने देखा कि जल से जुलूस वो फ्लॉप हो गए, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान अपोजिशन को पहुँचा। और अगर ये अदम एतमाद भी कामयाब नहीं होती, अभी तो जो प्रेसिडेंट के ऊपर तहरीक लाने की बात हो रही है वो तो बहुत बात की बातें हैं। पहले तो आप 172 अरकान शो करें, अभी तो आप वो शो नहीं कर सके। मेरे ख्याल से अगले वीक में जो है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि OIC के इजलास से पहले जो है वो हम इस चीज़ को जो है निपटा दें। अगर अगले वीक में इजलास बुला लिया जाता और 172 के ये नहीं पूरे कर सके तो अपोजिशन को बहुत बड़ी सुबकी होगी और उनके पास कोई नेक्स्ट स्टेप करने को नहीं है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत जो है वो जल्द इस मामले को निपटा देगी। और जिस तरह आपने बात की थी कि जो हमारी अपना जो एलाइज है वो जाके मिल रहे हैं लोगों को, तो वो भी एक सियासत का हुस्न है। और दूसरी ये होती है कि जो एलाइज होते हैं उन्हें हर तरफ नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कोई जो है वो पोजीशन चेंज ना हो जाए। तो हर कोई इस वक्त एक्टिव है। आप देखें इस्लामाबाद इस वक्त जो है वो सियासत का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो मामला चल रहे हैं वो भी नहीं चलने चाहिए थे, क्योंकि रेड जोन का एरिया है। यहाँ पे तमाम पार्लियामेंटेरियंस हो जाए या मिनिस्टर एनक्लेव है, वहाँ पे पुलिस की जो है वो बेशक वो हस्बे इख्तलाफ हो या मिनिस्टर हो, उन सबको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इस किस्म के जत्थे लाने शुरू कर देंगे, प्राइवेट फोर्सेस आने शुरू हो जाएंगी, तो सारा डिसिप्लिन ख़त्म होकर रह जाएगा और लोगों का जो फोर्सेस है उनके ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाएगा और एक झगड़े वाला माहौल बन जाएगा। हाँ, आइनी तौर पर आप जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं उसमें आइन की गुंजाइश है, आप उसको लेके आएँ। जमहूरियत का हुस्न भी है। जब आप असेंबली में जाएंगे, अगर आपके पास 172 अरकान पूरे हुए तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं पूरे हुए तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी। और इसी तरह होता है कि जिस तरह इलेक्शन में 2 पार्टियां 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, तो इसको अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, हम सबको मिल के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। अपोजिशन को चाहिए था कि अगर मईशत को बेहतर करने के लिए उनके पास कोई प्लान्स हैं, कोई चीज़ें हैं, तो वो असेंबली में आके डिस्कस करें। ये तमाम बातें असेंबली में डिस्कस करने वाली होती हैं। अपोजिशन
अपोजिशन ने अभी इतनी बड़ी रैली की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से चले, हुकूमत ने इजाज़त दी, सिंध से पंजाब में दाखिल हुए, पंजाब से इस्लामाबाद आए, डी चौक तक आए, एक जमहूरी रास्ता था, उसकी हुकूमत ने भी इजाज़त दी, आपने भी जो दिल की बातें थी वहाँ के की। लेकिन अगर पाकिस्तान जो इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर उसमें आपने बेहतरी लानी है तो आप सजेशंस दें। हम बरतानिया की जमहूरियत की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब पार्टी एक हार जाती है वो अपनी हार मान लेती है, वो एक शैडो कैबिनेट वहाँ पे बना लेती है और गवर्नमेंट को जो है सजेशंस देती है। ठीक है फैसल भाई, यूँ तो माहिर कानून है आप, लेकिन कुछ सियासी गुफ्तगू भी कर लें। जी करें जी, बिस्मिल्लाह। क्या बात है फैसल भाई, खानदान जो है वो माशाल्लाह, तभी मैंने कहा पहले मैं इजाजत लूं। फैसल भाई मुझे ये बताएं कि आपकी राय में होने क्या वाला है। दो बातें, एक इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो दुआ कर रहा था कि ये तरीके अदम एतमाद लाएं, और दूसरा शेख रशीद साहब ने कहा है कि तरीके अदम एतमाद की नाकामी के बाद अपोजिशन का एहतसाब होगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स पर आपका तज्जिया क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो नज़र ये आता है कि ये जो लाई गई है अदम एतमाद, इसका मकसद ये है कि जो मुकदमात जो हैं, देखिए आज भी शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज साहब का वहाँ पे तारीख़ थी, तो वो उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करते हुए, ये बड़ा नॉर्मल तरीक़ेकार है कि वकील जो है वो लोअर कोर्ट्स, अगर सुप्रीम कोर्ट का केस लग जाए तो लोअर कोर्ट्स में वो नहीं आते हैं। ये हमारे यहाँ पे होता है, वेस्ट में तो केस जो है जिस दिन लगा होता है वो वकील बाउंड होता है या फर्म बाउंड होती है कि अगर वो मेन वकील नहीं होगा तो दूसरा वकील जो है वो जाके बहस करेंगे। एनीवेज, तो नज़र ये आता है कि अदम एतमाद जो है, ये मुकदमात जो हैं हुकूमत ने जो बनाए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो काफ़ी संजीदा नौइयत का है, क्योंकि उसमें जो एविडेंस है वो सारा डॉक्यूमेंटेड है और वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो इन्होंने सारा केस वो बनाया है। तो उससे बचने की एक जो है वो मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब या शेख रशीद साहब जो हैं वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं अपने वोट बैंक को और उनको कि ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पीछे जो बदनीति है वो क्या है। देखिए, एक बात बड़ी फ़र्क है ये, क्योंकि तारीख़ जो है दोहराती है पाकिस्तान में और आजकल तेज़ी का दौर है तो जल्दी दोहराती है। तो एक ये ऐसी बात, पहले अदम एतमाद की जो फ़िज़ा होती थी 90s में, उसमें हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा गंद देखा है हमने। हम लोग उस वक़्त बड़े हो रहे थे, टीन एज में थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो बिल्कुल हम बचपन में थे जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई, और फिर क्योंकि हमें ये ज़ाहिर है क्योंकि मेरा घराना एक पॉलिटिकल घराना है, तो उसकी वजह से हम अखबारों में या अपने मामलात में काफ़ी उनके करीब रहते हैं मामलात पे। तो जो वहाँ पे गंदी सियासत हुई वो हमें आज भी याद है। अरकान उठाए गए, उससे मुल्क का भी नुकसान हुआ, उससे निज़ाम भी जो है तहवाला हुआ। अभी देखिए कि जो है 2008 के बाद 2 टर्म्स जो हैं वो ठीक गुजरी, तो तीसरी टर्म को फिर सियासतदान जो हैं वो इस हुकूमत को पूरी टर्म करने नहीं देना चाह रहे। और उसमें जो है आज एक नुसरत जावेद साहब का मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये हमें 1958 में वापस ले जाएगी। जब 1958 में का मकसद है तो उस दहाई में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है ट्रिबुलेंस थी, बहुत ज़्यादा जो है वो गैर मुतवाज़न जो था ये होता है। और जब पॉलिटिकल सीन गैर मुतवाज़न होता है तो उसका असर फिर पाकिस्तान की हर जगह पे होता है। इमरान खान साहब को 5 साल का मैंडेट मिला है, मैं समझता हूँ कि उनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए। उसके बाद जो है अवाम जो है वो आज़ाद है। इतना सख्त इलेक्शन कमीशन इस वक्त मौजूद है और वो बड़ा ही जो है मजबूती से अपना काम करते हैं। तो इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जल्दबाजी है इसके पीछे ये वो कहते हैं ना कि कुछ और जो है। बिल्कुल ठीक है, वक्त कम था फैसल भाई, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद है सैयद अहमद भली साहब, आपका शुक्र, नसीम सिद्दीकी साहब आपका शुक्र। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात कल करेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।